हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 25 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग इसके अंत में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करने वाले हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन, वृक्षण अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे पूछा गया है किसके द्वारा शुरू किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गृह मंत्री द्वारा। तो गृह मंत्री ने अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में इस अभियान को शुरू किया है। और यह कार्यक्रम जहाँ पे 10 ऐसे कोयला या लिग्नाइट वाले जो राज्य हैं उनमें जो है यह लॉन्च किया जाएगा। कितने स्थान पर लॉन्च किया जाएगा? 10 राज्यों में 130 स्थान पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक, नोट करते चलिएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया, किसने किया, किस देश ने किया? तो यहाँ पे भी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत ने। तो भारत ने इसका जो है परीक्षण किया। कहाँ पे किया? उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसको परीक्षण किया है। और इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की गई नाग मिसाइल, जिसे हम हेलिना के नाम से जानते हैं, जो है ये उसका परीक्षण किया गया है। और इसको विकसित कहाँ किया गया है? तो इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। बचत खाता लॉन्च किया है, कौन सा? इंस्टा क्लिक। ये खाता अभी तक आपने प्राइवेट बैंकों में देखा होगा, जो कि इंस्टा मतलब कि इंस्टा का मतलब क्या होता है? इंस्टा का मतलब ये हुआ कि तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट ओपन हो जाए, उसको संचालित कर दिया जाए और आप उसमें जो भी लेन देन शुरू करना हो वो आप लेन देन शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके के खातों को इंस्टा क्लिक बचत खाता कहते हैं। और बचत खाता की बात की गई है तो बचत खाता मतलब सेविंग खाता। ठीक, आपको बता दें कि भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो कि अभी हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया। और यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपका आधार कार्ड और उसकी बायोमेट्रिक होती है, उसके थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें जो है आधार कार्ड से ही आपकी सारी डेटा को फेच कर लिया जाता है और वो डिजिटल केवाईसी के आधार पर उसे जो है ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाता है और नए खाता के रूप में जो है आपको वो इंस्टा अकाउंट मिल जाता है। और एक ग्राहक खाता खोलने हेतु बैंक की वेबसाइट पे भी पहुंच सकता है, जो कि वास्तविक रूप से सक्रिय हो जाता है। और वह जो वेबसाइट लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उस वेबसाइट पर जाके वह अपना अकाउंट स्वयं भी खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी जो कि सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है। अग्रिम पंक्ति की मतलब कि वो इस कार्य में सबसे आगे तत्पर थी, मतलब कि उन्होंने अपनी कार्य को पूरी ईमानदारी से और बेहतर तरीके से किया है, जो कि इन्हें अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि विशेष रूप से 2003 में SARS प्रकोप के दौरान सीखे गए नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है। मतलब कि जो यह सम्मान दिया गया है वो
2003 में SARS के जो है उन्होंने जो ये प्रशिक्षण सीखा था उसके प्रकोप से जो उन्होंने नियंत्रण किया था, जो उस समय प्रकोप चल रहा था SARS का, तो उस समय इन्होंने जो नियंत्रण किया था उसके लिए इनको विशेष रूप से यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिसंबर 2020 तक। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद दिसंबर 2020 तक IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की छूट को बढ़ा दिया है और इसकी जो है अभी हाल ही में इसने घोषणा की है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि मार्च में दूरसंचार विभाग ने घर से ही काम करने की सुविधा के लिए अप्रैल तक के मानदंडों में ढील भी दी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी कोविड-19 के दौरान कुछ कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और गवर्नमेंट विभाग में भी इस तरीके की छूट को दिया गया था कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। जहाँ पे ज़्यादा सोशल वर्क होता है या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह थी वहाँ से वर्क फ्रॉम होम के लिए ये छूट दी गई थी, जो कि अब इसे दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेश निवेश का कोष क्या है? तो यहाँ पे कोष के बारे में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, $20 बिलियन। तो आपको बता दें कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा जो आकर्षित विदेश निवेश है उसका कोष $20 बिलियन है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि इस $20 बिलियन का जो निवेश का कोष है वो भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया है और इसे जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी निवेशकों का भारत में स्वागत किया और अपने एक भाषण में इसको बताया है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया आइडियाज समिट अमेरिकी और भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन है और इसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के अधिकारियों से जुड़ना, पोस्ट कोरोना वायरस रिकवरी योजनाओं पर चर्चा करना है। तो ये चीज़ कोरोना वायरस के लिए ये जो भी निवेश हो रहा है ये कोरोना वायरस के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन जो चर्चाएं होंगी वो कोरोना वायरस के रिजोल्यूशन के लिए होंगी। इसमें दोनों देश आपस में बैठेंगे, बैठक करेंगे और दोनों देशों के बीच कोरोना वायरस को किस तरीके से खत्म किया जाए उस पर चर्चा की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चार यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें कि यह इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है और इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का परीक्षण शुरू करेगी और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद लगभग 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों पर अगस्त के अंत तक परीक्षण किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? अगस्त के अंत तक किया जाएगा। कितने लोगों पर? 5,000 भारतीयों पर। ठीक। और आपको बता दें कि कंपनी ने यह भी उम्मीद जताई है कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा और 300 मिलियन खुराक का जो निर्माण करने के लिए कंपनी को लागत लग रही है वो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च इसमें आ रहा है। यह वैक्सीन बनाने में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आ रहा है। कितने में? 300 मिलियन खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनासिस सेकंड। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड है और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए यह अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया है। और
इसके इस क्वेश्चन को आपने अभी कल वाले वीडियो में भी देखा होगा, तो इसका विस्तृत जानकारी के लिए आप कल वाले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तृत बताया है। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के एनासिस सेकंड को फाल्कन 9 रॉकेट में अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया है, और यह उपग्रह दक्षिण कोरियाई सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 दिन के नाम दिए गए हैं। जुलाई के किस महीने में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 23 जुलाई। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस पहली बार 23 जुलाई 1927 में मनाया गया। 1927 में कहाँ मनाया गया था? भारत में मनाया गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, और यह प्रसारण एक निजी कंपनी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। ठीक है, तो यह सबसे पहले बॉम्बे स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि निजी कंपनी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत की गई थी। और आपको बता दें कि इसमें जो है 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में यह आया था। कब आया था? 8 जून 1936 में। और ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो के 414 स्टेशन हैं। कितने? 414 स्टेशन है। यह 23 भाषाओं तथा 179 मतलब 179 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करता है, और यह देश के लोगों के लिए सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम CBDT से व्यक्त करते हैं, उसने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए और बी, मतलब कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड दोनों के साथ जो है इसने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जिसे हम CBDT से व्यक्त करते हैं, और सीमा शुल्क बोर्ड जिसे हम CBIC से व्यक्त करते हैं, तो यह एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? डेटा का एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए। और इस समझौते से नियमित आधार पर बोर्डों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे बताया गया है आपको कि GST लागू होने के बाद CBIC की स्थापना हुई थी। CBIC मतलब सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक, तो CBIC सीमा शुल्क बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो GST लागू होने के बाद हुई थी। GST की बात कर रहे हैं तो GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं हम अपने डेली के क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या होती है। कंप्यूटर में फंक्शन कीज, आपको दोस्तों पता होगा फंक्शन कीज मतलब कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो आप F1, F2, F3 इस तरीके से जो संख्याएं देखते हैं, उस तरीके से जो कीज देखते हैं उसी को फंक्शन कीज बोलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो उसका नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। आपके परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, और दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा। अगर पूरे वीडियो में आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता तो उसे भी आप हमारे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।